जादूगर उसके पास आने लगे और उसे खत्म करने की तैयारी करने लगे। अपनी आखिरी ताकत के साथ उसने जियांग की ओर हाथ बढ़ाया और उसे बचाने के लिए कहा। जियांग ने अपना सिर उसकी ओर घुमाया और एक गंभीर नजर से उसे घूरने लगा और चुप होकर गहरी सोच में डूब गया। कई जादूगरों ने मुंह हनकी की बाह पकड़ ली, लेकिन उसी समय जियांग ने भी उसकी बाह पकड़ ली और उसे भागने के लिए कहा। वह भ्रमित भाव से उसकी बाह को देखने लगी और आश्चर्यचकित हो गई कि क्या हो रहा है। अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए जियांग ने मुंह हनकी को एक तरफ धकेल दिया और उसे पीछे की ओर फेंक दिया, जिससे वह जादूगरों के हमले से बच गई। जबकि उसका एक हाथ पीछे की ओर बढ़ा हुआ था, उसने जादूगरों को गौर से देखा और उसे यहाँ से दूर जाने और हस्तक्षेप करना बंद करने के लिए कहा। वह पीछे की ओर भागने लगी और फिर अचानक वह लड़खड़ा गई और जमीन पर गिर गई। कई सेकंड बाद जब उसका एक हाथ जमीन पर था, वह उठकर बैठने लगी, दूसरे हाथ से अपना चेहरा पोंछने लगी। और जब उसकी एक आंख बंद थी, तो वह दूसरी आंख से उसे देखने लगी और सोचने लगी कि जियांग चेन पागल हो गया है। एक बैंगनी ऊर्जा प्रकट हुई और इसे देखते ही उसके हाव भाव में भारी बदलाव आ गया। वह चौंकने से खुद को नहीं रोक पाई और सोचने लगी कि क्या हो रहा है। जियांग ने अपना हाथ नेक्रोमैंसरों की ओर बढ़ाया, जिससे कीड़ों का एक झुंड निकल गया जो तेजी से उनकी ओर बढ़ा और हमला करना शुरू कर दिया, उनके शरीर को टुकड़े टुकड़े कर दिया। म्यूहान की जो जियांग के पीछे था, यह सोचने से खुद को नहीं रोक सका कि वह बहुत सुंदर है। एक पल में कीड़ों ने नेक्रोमैंसरों को मार डाला और पूरी तरह से खा लिया। जबकि जियांग का शरीर लिटिल नाइन की जहरीली धुंध छोड़ रहा था, वह बस चुप रहा। म्यू हानकी ने दोनों हाथ जमीन पर रखे बैठ गया, जियांग को देखने लगा और सोचने लगा कि क्या वह वास्तव में सृजन वर्ग का एक बेकार व्यक्ति था। झाई गैंग ने उसे बताया था कि उसके पास दो वर्ग हैं और उसे जल्दी ही एहसास हो गया कि यह उसकी असली शक्ति है। उसने अपना हाथ अपने मुंह पर रख लिया, शर्माने लगी और जियांग को प्यार भरी निगाहों से देखने लगी। उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था, जिसका मतलब था कि वह प्यार में थी। 30 मिनट बाद बाकी लोगों ने आखिरकार नेक्रोमैंसरों से छुटकारा पा लिया और गांव में कहीं इकट्ठा हो गए। चू बुएलिंग ने अपने दोनों हाथ घुटनों पर रखे, भारी सांस लेने लगा और खुद को यह सोचने से रोक नहीं पाया कि नेक्रोमैंसर बहुत शक्तिशाली थे। डुआन फेंग ने अपने हाथ से उसके सिर को छूना शुरू कर दिया और उलझन भरी नजर से सोचा कि यह बहुत अजीब है, क्योंकि वह उस घर से जाने के बाद से किसी दूसरे नेक्रोमैंसर से नहीं मिला था। झाई ओकी, जो दोनों हाथों से जादुई कर्मचारियों को पकड़े हुए थी, ने अपना सिर उनकी ओर घुमाया और डुआन फेंग से पूछा कि क्या यह संभव हो सकता है कि मुहनकी में नेक्रोमैंसरों को नियंत्रित करने की क्षमता हो। उन्हें यह भी नहीं पता था कि उसने कोई छिपी हुई कक्षा जागृत की है या नहीं, जो उसके लिए भी बहुत अजीब था। उसने अपनी उंगली से एक तरफ इशारा करना शुरू किया और हैरान नजर से दूसरों का ध्यान आकर्षित किया और उन्हें बताया कि वहां लड़ाई के निशान थे, जिसका मतलब था कि लड़ाई हाल ही में समाप्त हुई थी। चू बुएलिंग ने उस दिशा में देखना शुरू किया जिस ओर वह इशारा कर रही थी, और वह कुछ हद तक भ्रमित महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। डुआन फेंग ने भी देखना शुरू किया, लेकिन वह जियांग के बारे में अधिक चिंतित था क्योंकि उसे नहीं पता था कि वह ठीक है या नहीं। उनसे कुछ दूर पर लिटिल नाइन की जहरीली धुंध से ढके हुए नेक्रोमैंसर के कुछ अवशेष थे। वे उस क्षेत्र के पास पहुंचे और झाई ओकी, जो एक हाथ से जादुई छड़ी पकड़े हुए था, यह देखकर अवाक रह गया कि ये वास्तव में नेक्रोमैंसर के अवशेष थे। डुआन फेंग घबरा गया। उसने दूसरों से जल्दी से जियांग की तलाश करने को कहा, क्योंकि अगर उसे कुछ हो गया तो उनमें से कोई भी जिम्मेदारी नहीं ले पाएगा। इसके बाद
तीनों पूरे गांव में फैल गए और जियांग की तलाश शुरू कर दी। कई मिनट बाद उन्होंने निशानों का अनुसरण करना शुरू किया और एक कोने में मुड़ गए। जो उनके सामने था उसे देखकर वे चौंक गए। डुआन फेंग सदमे में था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी आंखें क्या देख रही हैं। झाई ओकी कुछ हैरान था और सोचने लगा कि क्या हो रहा है। उनके सामने छोटी छोटी सीढ़ियों वाली एक गली थी और इन सीढ़ियों पर जियान बैठा था, जिसकी दोनों कोहनियां घुटनों पर टिकी हुई थीं और उसका सिर उसके हाथ पर टिका हुआ था। उसके बगल में मुहोंग हुई थी। उसने अपनी मुट्ठियां कसकर बंद कर लीं, उसके पीछे बैठ गई और उसकी पीठ की मालिश करने लगी। उनके पास जमीन पर नेक्रोमेंसर के और भी अवशेष थे। चुब्यूला, जो उनके पीछे था, ने डुआन फेंग से पूछा कि क्या वह जियांग था। झाई ओकी ने अपनी उंगली से आसमान की ओर इशारा करते हुए आश्चर्यचकित नजर से उसे बताया कि यह वास्तव में जियांग था। डुआन फेंग भ्रमित भाव से जियांग को देखने लगा और दूसरों से हिलने से मना किया क्योंकि यह बहुत अजीब था। उसे समझ में नहीं आया कि एक राजा की पोती जियांग चेन को कैसे पीठ की मालिश कर सकती है, जैसे कि वह नौकर हो। वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि ये दोनों शायद इस गुप्त क्षेत्र के मालिक द्वारा बनाए गए भ्रम थे। म्यू होंग हुई ने अपनी मुट्ठियां कस लीं, जियांग के पीछे खड़ी हो गई और नमस्ते कहने लगी। मैं मालिश करने गया था। दोनों ने आगे देखा और डुआन फेंग और अन्य लोगों को देखा। यह देखकर कि वे आ गए हैं, जियांग खड़ा हुआ, अपने अंगूठे से एक तरफ इशारा किया और उन्हें समझाया कि बॉस गांव के पिछवाड़े में है। राहत महसूस करने के बजाय उन्होंने आक्रामक रुख अपनाया। डुआन फेंग ने अपना धनुष निकाला और गंभीर नजर से उन्हें हिलने से मना किया। चुब्यूला ने दोनों मुट्ठियां कस लीं और हमला करने के लिए तैयार हो गया। झाई ओकी ने जादुई छड़ी को कसकर पकड़ लिया, जियांग को घूरा और उससे पहले उस सवाल का जवाब देने के लिए कहा जो वे पूछने जा रहे थे। यह सुनकर जियांग और म्यू होंगहुई कुछ हद तक भ्रमित महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाए। वह खड़ी हुई, खुद को उसके सामने खड़ा किया, अपने हाथों को बगल में फैलाया, उन्हें गंभीर नजर से देखा और उनसे कहा कि अगर वे जियांग को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो उन्हें पहले उसके शव पर कदम रखना होगा। वह उसे भ्रमित नजर से देखने लगा और आश्चर्यचकित हो गया कि वह क्या कर रही है और इस तरह से क्यों व्यवहार कर रही है। जियांग ने अपना हाथ उसके चेहरे पर रखा, उसे एक तरफ धकेला, उसके सामने खड़ा हो गया, अपनी आंखें बंद कर लीं, दूसरा हाथ अपनी छाती पर रखा और मुस्कुराते हुए डुआन फेंग को समझाया कि वह जानता है कि वे क्या सोच रहे थे। उसने सभी को बताया कि वह कोई राक्षस नहीं था, बस उसमें थोड़ा ज्यादा आकर्षण था। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और यह देखकर उसने उन्हें बताया कि उनके मालिक का नाम झाई गैंग है और आंटी टैंग बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। झाई ओकी उसके पास गया, दोनों हाथ उसकी छाती पर रखे और पूछा कि क्या उसे चोट लगी है। उसने अपने हाथ से उसके सिर को छूना शुरू कर दिया, अपनी आंखें बंद कर लीं और मुस्कुराने लगा। जो बुलिन यह देखकर राहत महसूस किए बिना नहीं रह सका कि वह वास्तव में जियांग था और उसे चोट नहीं लगी थी। दूसरी ओर डुआन फेंग कुछ हद तक भ्रमित रहा। जियांग के पीछे छिपे म्यू होंगहुई ने एक हाथ से अपना लबादा पकड़ा और टमाटर की तरह शर्माते हुए दूसरों से कहा कि वे उससे नाराज न हो क्योंकि वह सिर्फ आज्ञाकारी बन रही थी। जियांग ने अपना सिर उसकी ओर घुमाया और गुस्से से उसे सच बोलने और झूठ बोलना बंद करने के लिए कहा। यह सुनकर झाई ओकी कुछ हद तक हैरान हुई क्योंकि उसे उससे यह उम्मीद नहीं थी। डुआन फेंग मुस्कुराने लगा और सोचने लगा कि उसके पास वाकई महिलाओं को जीतने का हुनर है। जो बुलिन भी मुस्कुराने लगा और सोचने लगा कि वह निराश है। जियांग अभिभूत महसूस करने लगा और चिल्लाते हुए उनसे कहा कि अब बहुत हो गया।
उसने यह भी पूछा कि क्या वे बॉस को हराना नहीं चाहते। जवाब में बाकी लोग मुस्कुराने लगे और हाँ कहकर विषय बदल दिया। कुछ समय बाद वे गांव के पिछवाड़े पहुंचे। दृढ़ निश्चयी नजर से जियांग ने दरवाजे पर जोरदार लात मारी जबकि बाकी लोग बस चुप रहे। उन्होंने दरवाजा खोला और पिछवाड़े में प्रवेश करने लगे। उनके सामने इस गुप्त क्षेत्र का बॉस खड़ा था, जो विशालकाय था और उसकी निगाहें जानलेवा थीं। उसने अपना सिर थोड़ा नीचे किया और जियांग को घूरने लगा। एक सिस्टम विंडो दिखाई दी और सभी को बताया कि इस बॉस को मरे हुओं का देवता कहा जाता है। उसका बॉस रैंक था और वह 40वें स्तर का था। जियांग ने अपना सिर उठाया और चुपचाप विचार करते हुए बॉस को घूरने लगा। हर कोई बॉस को देखने लगा और चौंकने से खुद को नहीं रोक सका। एक गंभीर और दृढ़ नजर से डुआन फेंग ने उन्हें बताया कि यह 40वें स्तर का बॉस था। उसने उनसे सावधान रहने को भी कहा क्योंकि वह सबसे पहले उसका ध्यान आकर्षित करेगा। उसने जियांग की रक्षा करने का काम मुहेनकू को सौंपा। उसने झाई ओकी से भी कहा कि वह बफ का इस्तेमाल करना न भूलें और उसे बॉस के हमलों से सावधान रहने की सलाह दी। वे लापरवाह नहीं हो सकते थे। उन्हें हमला करते समय अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने की कोशिश करनी थी। उन्हें बहुत सावधान रहना था क्योंकि यह कोई खेल नहीं था। बॉस बस उन्हें देखने लगा और चुप रहा और कई सेकंड बाद वह हिलने लगा। यह देखकर डुआन फेंग ने दूसरों से सावधान रहने को कहा क्योंकि वह हिल रहा था और उन्हें अलग होने का आदेश भी दिया। लेकिन सभी को आश्चर्य हुआ। हमला करने के बजाय बॉस नीचे झुक गया, अपनी कोहनी जमीन पर टिका दी और उनके सामने खुद को झुका दिया, जिससे सभी हैरान रह गए। बॉस का शरीर कांपने लगा। डुआन फेंग अवाक रह गया और आश्चर्यचकित नजर से सोचने लगा कि क्या हो रहा है। जू बिलिंग भी हैरान था। वह हैरान था क्योंकि उसे नहीं पता था कि बॉस माफी क्यों मांग रहा था। जियांग ने एक कदम आगे बढ़ाया, बॉस की ओर अपना हाथ बढ़ाया और उसके शरीर से लिटिल नाइन की जहरीली धुंध निकलने लगी। वे सभी घायल थे, इसलिए उसने बॉस की देखभाल करने का फैसला किया। वह जानता था कि यह एक अच्छा अवसर है, इसलिए उसने लिटिल नाइन को बुलाया और उसे बताया कि खाने का समय हो गया है। पलक झपकते ही लिटिल नाइन कीट मां के रूप में प्रकट हुई। उसने अपना मुंह खोला और बॉस को खाने के लिए तैयार हो गई। उसने अपना सिर उठाया, एक तरफ देखा और यह देखकर वह चौंकने से खुद को नहीं रोक पाई। लिटिल नाइन ने बॉस को खाना शुरू कर दिया, जबकि जियांग बस चुप रहा और मुस्कुराने लगा। कई सिस्टम विंडो दिखाई दी। उसने गॉड ऑफ द अनडेड नामक बॉस को मार दिया था और इनाम के तौर पर सिस्टम ने उसे 76,690 अनुभव अंक दिए। लिटिल नाइन ने अपने 31,224 अंक भी ट्रांसफर किए। अनुभव अंक उसे मिले। अनुभव अंकों की बदौलत वह 25वें स्तर से 26वें स्तर पर पहुंच गया। उसके प्रत्येक विशेषता अंक में सुधार हुआ और उसने 10 संभावित अंक भी प्राप्त किए। पलक झपकते ही उसने बॉस को पूरी तरह से खा लिया और उसका जहरीला धुंध जियांग के शरीर में वापस लौटने लगा। एक और सिस्टम विंडो दिखाई दी और सभी को बॉस को हराने और विलेज ऑफ द अंडरड नामक गुप्त क्षेत्र को पूरा करने के लिए बधाई दी। सिस्टम ने इनाम की गणना शुरू कर दी। यह देखकर कि जियांग ने बॉस को हरा दिया है, डुआन फेंग और अन्य लोगों को जल्दी से एहसास हुआ कि उसने गांव के सभी नेक्रोमेंसर को भी तुरंत मार दिया है। जियांग ने अपना हाथ अपने सिर के पीछे रखा, अपनी आंखें बंद की और एक जबरदस्ती मुस्कान के साथ उसने उन्हें समझाया कि यह एक संयोग था कि उसका जहर नेक्रोमेंसर को खत्म कर सकता था। सिस्टम ने पुरस्कारों की गणना पूरी कर ली और एक मिशन स्थिति विंडो दिखाई दी। डुआन फेंग जो 49वें स्तर का था, को सी रैंक मूल्यांकन मिला। जो बुले जो 49वें स्तर का था,
को डी रैंक मूल्यांकन मिला। जियाओ की, जो लेवल 46 था, को डी रैंक मूल्यांकन प्राप्त हुआ। म्यू हनकुई, जो लेवल 36 था, को ई रैंक मूल्यांकन प्राप्त हुआ। और अंत में जियांग, जो लेवल 26 था, को एसएसएस रैंक मूल्यांकन प्राप्त हुआ। आसमान में एक पदक दिखाई दिया और इसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। उन्होंने सफलतापूर्वक विलेज ऑफ द अनडेड नामक गुप्त क्षेत्र को साफ कर दिया था, जो लेवल 30 था और एक दुःस्वप्न कठिनाई थी। सिस्टम मूल्यांकन एसएसएस रैंक था। एक इनाम के रूप में सिस्टम ने उन्हें 1.5 सोल मेडल दिया, एक विशेष आइटम जिसे सुसज्जित किया जा सकता था और एक घातक हमले का सामना कर सकता था। यह एक ऐसा आइटम था जो पहले से ही उनके साथ जुड़ा हुआ था और इसे स्थानांतरित या बेचा नहीं जा सकता था। दुआन फेंग आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका क्योंकि व्यक्तिगत पुरस्कार आइटम पहले से ही काफी अच्छे थे और अब उन्होंने एक बहुत ही उन्नत आइटम भी प्राप्त किया था। उन्हें पहले कभी इस तरह के पुरस्कार नहीं मिले थे। यह सब जियांग का अनुसरण करने के लिए धन्यवाद। उन्होंने बिना कुछ किए जीत हासिल की थी। वे जियांग के पास गए, अपने घुटनों पर हाथ रखे, उसके सामने सिर झुकाया और उसे धन्यवाद दिया। उसने अपना हाथ अपने सिर के पीछे रखा और हंसने लगा। जियांग, जो सबसे अच्छा था, ने कई पुरस्कार प्राप्त किए। उनमें 2 किताबें, एक धातु का दस्ताना, एक स्क्रॉल, एक क्रिस्टल, एक दरांती, एक हार, एक अंगूठी और एक ढाल थी। उसने अपनी बाहें पार कीं और वस्तुओं को देखते हुए उसने सोचा कि यह कोई आश्चर्य नहीं है कि यह एक स्तर 30 गुप्त क्षेत्र था। मृत्यु दर बहुत अधिक थी। वह जल्दी से इस निष्कर्ष पर पहुंच गया कि इन वस्तुओं का मूल्य अरबों में होना चाहिए। वस्तुओं में से एक वस्तु थी जिसने उसका ध्यान काफी मजबूती से खींचा। इस वस्तु को अदृश्यता केप कहा जाता था। यह प्लैटिनम गुणवत्ता का था और उपयोगकर्ता को 80 चपलता अंक और 50 ऊर्जा अंक प्रदान कर सकता था। इस केप का उपयोग करके कोई व्यक्ति 2 घंटे के कूलडाउन समय के साथ 3 मिनट के लिए अदृश्य हो सकता है। जियांग ने अदृश्यता केप की ओर अपना हाथ बढ़ाया और एक आश्चर्यचकित नजर के साथ उसने इसे रखने का फैसला किया। उसके लिए यह केप व्यावहारिक, उपयोगी और फैशनेबल था। अन्य वस्तुएं उसके लिए बहुत उपयोगी नहीं होने वाली थीं, इसलिए उसने वापस लौटने पर उन्हें बेचने और कीड़ों के लिए शुद्ध रक्त खरीदने का फैसला किया। सिस्टम विंडो के साथ साथ आकाश में एक पोर्टल दिखाई दिया। गुप्त क्षेत्र में उत्परिवर्तन के कारण और चुनौती पूरी करने के बाद यह गुप्त क्षेत्र गायब होने वाला था, इसलिए सिस्टम ने सभी को जल्द से जल्द छोड़ने के लिए कहा। इस बार भक्षण मूल्य बहुत बढ़ गया था, इसलिए यदि कीड़े थोड़ा और रक्त पीते हैं तो वे दूसरी बार प्रजनन करने में सक्षम होंगे। रात हो गई और वे नाइट वॉच मुख्यालय वापस चले गए। उन्होंने झाई गैंग को सूचित किया कि गुप्त क्षेत्र में उत्परिवर्तन हुआ था। जियांग ने म्यू होंगहुई पर विजय प्राप्त की थी और वह भी था जिसने गुप्त क्षेत्र को साफ किया था। यह सुनकर झाई गैंग हैरान रह गया। उसने सभी को कार्यालय छोड़ने के लिए कहा क्योंकि वह जियांग से अकेले में बात करना चाहता था। दुआन फेंग, जो जियांग के पीछे खड़ा था, ने समझदारी से जवाब दिया। कई मिनट बाद जब सभी चले गए, जियांग ने कार्यालय में प्रवेश किया। झाई गैंग ने अपना शरीर उसकी ओर घुमाया और एक गंभीर नज़र से उसे कबूल करने और ईमानदार होने के लिए कहा क्योंकि इस तरह से उसके साथ नरमी से पेश आया जाएगा। लेकिन अगर उसने विरोध किया तो उसे कड़ी सजा दी जाएगी। जियांग कुछ उलझन में पड़ गया और कांपती आवाज में उसने उससे पूछा कि ईमानदार होने का क्या मतलब है। झाई गैंग ने जियांग की आंखों में घूरना शुरू कर दिया। उसने दूसरों से कहा था कि विश्व वर्ग नेक्रोमेंसर का मुकाबला कर सकता है,
लेकिन झाई गैंग जानता था कि यह डुआन फेंग और दूसरों को धोखा देने का एक बहाना मात्र था। वह जानता था कि जियांग उसकी टांग खींच रहा था, जबकि झाई गैंग की आंखें चमक रही थीं। एक भयावह नजर से उसने जियान से सच बताने के लिए कहा और यह भी पूछा कि वह क्या छिपा रहा है। वह उसे भ्रमित नजर से देखने लगा और आश्चर्यचकित हो गया कि क्या हो रहा है। उसे पसीना आने लगा और लिटिल नाइन उसकी चेतना में प्रकट हुई। वह भी डरी हुई थी। उसे नहीं पता था कि कीड़े खोजे जाने वाले हैं या नहीं। वे एक प्राचीन खगोलीय विपत्ति थे, और अगर लोगों को उनके अस्तित्व के बारे में पता चला तो उसे नहीं पता था कि वे उसे माफ करेंगे या नहीं। इस वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें।